हेलो एवरीवन। आज से हम भारतीय शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार जो सेकेंड पेपर है आपके स्नातक का, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट से संबंधित सारा स्टडी मटेरियल चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। आज से हम सेकेंड पेपर भारतीय संविधान और शिक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी स्वतंत्रता है वो 15 अगस्त 1947 को मिली। इस स्वतंत्रता के समय से हम, इसके पहले भारत नहीं थे, याद रखेंगे, इसके पहले से हम भारत नहीं थे। हम क्या थे? एक उपनिवेश थे। कहाँ का? इंग्लैंड का। ठीक है, हमारे पास 3-4 चीजें नहीं थी। एक्चुअली जो राज्य है, किसी एक राज्य के होने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, और इन 4 चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये संप्रभुता के सिद्धांत हैं अरस्तु के अनुसार कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। राज्य के आवश्यक तत्व, यहां से बात को शुरू करते हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्वों में सबसे पहले एक होता है क्षेत्र, यानी राज्य वो होगा जिसका एक निश्चित क्षेत्र होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर एक जनसंख्या रहेगी। क्षेत्र को आप निश्चित भूभाग भी कह सकते हैं, इसलिए अगर निश्चित भूभाग की बात आती है तो इसे भी आप ध्यान रखें। अब जनसंख्या होना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? yes, और इसको, इन दोनों के लिए एक सरकार का होना, एक सरकार का होना, और इस सरकार में संप्रभुता होना। इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है हाईएस्ट पावर टू डिसाइड मैटर। क्या कहा गया? यानी निर्णय लेने की अंतिम शक्ति, निर्णय लेने की या अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। ये चीज 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में ना होकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में थी। यानी भारत के बारे में जो भी आपके डिसीजन लिए जाते थे वो कौन लेता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट लेती थी। इसके कारण भारत नहीं था, ये आप समझ लीजिएगा। भारतीय संविधान की धारा 1 यानी आर्टिकल, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, 1 में लिखा है इन भारत, और कॉमा में है राज्यों का संघ। इस चीज को बहुत ढंग से समझिएगा, चूंकि ये नवीन सामाजिक संरचना का एक भाग है। इसके बाद हमारे भारत का जन्म हुआ है। तो भारत जो कि राज्यों का संघ है, ये किस बात में कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया। तो संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान तैयार हो गया। ये बात याद रखिएगा। क्या हुआ? तैयार हो गया। तैयार हुआ, लेकिन इस दिन लागू नहीं हुआ। नहीं। लागू किस दिन हुआ है? लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। इस दिन से, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस दिन से भारत एक संघ बन गया। भारत क्या बन गया? एक संघ बना। संघ किसका? राज्यों का। और संघ होने का मतलब क्या है? फिर से बात समझिए। जब 26 जनवरी 1950 को ये चीज आई तो भारत सरकार के अंदर संप्रभुता आ गई। इंडिया से संबंधित जो भी डिसीजन अब लिए जाएंगे वो कहां आ गए? भारत की गवर्नमेंट में आ गए। जो भारत की चुनी हुई सरकार होगी उसमें ये डिसीजन आ गए।
बात समझ में आई कि नहीं है? Yes, sir. अब इस चीज से इस बात को आप समझ लें। अब संघ क्या है, इस चीज को भी समझें। तो संघ के लिए भी 4 चीजें जरूरी हैं। संघ किस चीज को कहते हैं? संघ कहते हैं जहां पर एक संविधान हो। ध्यान दीजिएगा, पहला काम एक संविधान, और दूसरी चीज है 2 प्रकार की सरकार, 2 प्रकार की सरकार। तीसरी चीज है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, संविधान द्वारा। शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा हुआ? संविधान द्वारा। संविधान द्वारा। और चौथी चीज है स्वतंत्र न्यायपालिका हो, स्वतंत्र न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये चारों की चारों चीजें भारत में हैं, ये चारों की चारों चीजें भारत में हैं। ध्यान दीजिए इधर। यस सर। अब जब हमारे पास इमरजेंसी आती है जिसे हम कहते हैं आपातकाल, क्या कहते हैं? आपातकाल। तो जो ये 2 प्रकार की सरकार है, ये सरकार का सिस्टम हट करके केवल केंद्रीय सरकार यानी केंद्र की सरकार ही पावर को होल्ड करती है। केंद्रीय सरकार पावर में आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें होती हैं वो राज्य सरकारें अपना काम बंद कर देती हैं। इसी के लिए इनका पावर खत्म हो जाता है ड्यूरिंग आपातकाल ओनली। ठीक है, तो इसके कारण इसीलिए हम इसे एकात्मक सरकार या एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एकात्मक शासन व्यवस्था। और एकात्मक शासन व्यवस्था के और भी नियम हैं, 3, 4, 5 बिंदु और भी हैं। वो है एक संविधान होना, भारत में एक ही संविधान है इसलिए भारत की एकात्मक व्यवस्था है। एक नागरिकता है, आप दोहरी नागरिकता नहीं पाते हैं। तीसरी चीज एक राष्ट्रगान है और एक ही रूल चलता है, एक ही विधि चलती है। इस कारण हमारी सरकार एकात्मक है। तो अब भारत की इस पूरी सिस्टम को, इस पूरी चीजों को हमने कब पाया? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को जब ये हमें मिला तो इसके लिए जैसे कि एक किताब होती है, किताब में उद्देशिका होती है, वैसे ही जो हमारा संविधान है उस संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद, ठीक है, यस सर, और 9 अनुसूचियां थी बेसिक में। यस सर। और ये चीजें जब लागू हुई तो भारत बना। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, इसके पहले भारत नहीं था। अब भारत बना तो इसको बनाया गया, भारत बना तो भारत बनाया गया। बनाने के विषय में कुछ ऐतिहासिक तिथियों को अगर ध्यान दें तो 9 दिसंबर को हमारा एक अस्थायी बैठक हुई है और जिसमें किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, यस सर। अब यही चीज 11 दिसंबर में शुरू होती है फिर से। यस सर। तो 11 दिसंबर को जब ये चीज शुरू होती है तो ये स्थायी अध्यक्ष बनाए दिए जाते हैं और उस समय स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। अब 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। क्या पास हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरा नाम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कहीं पर भी आप
इस चीज को ना नजरअंदाज करें। यस। ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के बाद जो मेन चीज आई वो आई प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो यही रीजन था कि इनको, ठीक है ना, यस सर। तो ये रीजन था कि इसी के कारण इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस पूरी गणना को हम तो ये भारत के संविधान के यानी 26 जनवरी 1950 में जो भारतीय संविधान लागू हुआ उस पर चर्चा कर बैठे। तो समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए ये 5वां पॉइंट। तो आपके उद्देश्य अगर आ जाते हैं कि भारत कैसा है, संविधानिक विशेषताएं बताइए, तो भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी इसकी पूरी पावर कहां पर है? जनता में है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपको वैसे लिखना है तो आप लिखेंगे कि भारत की जनता सर्वोच्च ताकत रखती है, याद रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहां पर राज्य पोषित संस्था में किसी भी धर्म का ना तो प्रमोशन किया जाएगा और ना उसका डिमोशन, यानी ना तो उसके लिए उसे ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी, ना किसी को दबाने की कोशिश की जाएगी। और हर व्यक्ति अपने धर्म से रिलेटेड कार्य करने, धर्म को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। और यहाँ बात जो लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि यहाँ सरकार का प्रमुख जो होगा वो वंशानुक्रम से ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी संसदीय शासन प्रणाली रहेगी और सरकार का चुनाव होगा। समाजवादी मतलब हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता रहेगी, हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होंगे। और रिपब्लिक मतलब गणराज्य, जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत बन चुका है। तो इस तरीके से भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में ये 5 हेडिंग आ जाती हैं जो संविधान के उद्देश्यों को पूरा करती हैं। उसके बाद लिखा है कि उसके समस्त नागरिकों को, यहां के बाद देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना तोड़ लीजिए थोड़ा सा कि इसके बाद क्या है। इसके बाद उद्देश्य ये हो गए और काहे के लिए, ये उद्देश्य किस लिए, और समस्त नागरिकों को, किसको? नागरिकों, व्यक्तियों को नहीं, नागरिकों को, नागरिकों को, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ये बात कही गई है जी। क्या? ध्यान दीजिएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये 3 बैकग्राउंड हैं। क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, क्या? न्याय। ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, न्याय। और न्याय कब मिलेगा? ध्यान रखिएगा, जब समानता होगी। अगर समानता नहीं है तो न्याय की कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को समानता का अवसर नहीं मिला तो उसके साथ न्याय तो शुरुआत ही से नहीं हो रहा है, फिर कहां न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए, ठीक है ना। और विचार अभिव्यक्ति, यहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाता है। विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यहां तक ध्यान दीजिए। दूसरे सेगमेंट में हम इसको देखें, भारतीय प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना ये कहती है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय मतलब समाज में बराबरी का दर्जा, यस सर। आर्थिक न्याय जीविका कमाने का समान अधिकार, राजनैतिक न्याय चुनने का, चुने जाने का न्याय मिले,
और ये इसके साथ साथ विचार अभिव्यक्ति, अपनी बात कहने का, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये हमारी चीजें क्या हुई? क्यों भाई? स्वतंत्रता, विश्वास और प्रतिष्ठा। इसके बाद आगे क्या आया? स्वतंत्रता, विश्वास और प्रतिष्ठा। ये चीज क्या है? इस बात का विश्वास कि उसके अधिकार सुरक्षित हैं। प्रतिष्ठा किस बात की? कि उसकी इंसल्ट नहीं होगी, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उसके अधिकारों को प्रोटेक्टेड किया जाएगा और उसे एक इंसान की तरीके जीने के अवसर प्रदान होंगे। और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। समझ में आई बात? नहीं आई? Yes. इतना किसको दिलाना है? इतना किसको दिलाना है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ठीक है, संकल्पित होकर के। अब यहां पर से आप लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, संकल्पित होकर के। आप ध्यान दीजिएगा बस इस बात पर, होकर के। और आप लास्ट में मान लीजिए कि हम संविधान को लागू करते हैं, संविधान को स्वीकार करते हैं। अब कब हुई, क्या हुई, वो छोड़ दीजिए, डैश डैश कर देंगे, डैश डैश। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां तक से मतलब है। अब यहां पर बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि यहां यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस बहुत अच्छा बनना चाहिए। देखिए, अगर बात आती है कि संविधान की विशेषताएं बताइए, तो सर यही है, पूरी यही विशेषताएं हैं। ठीक सर, इनको पॉइंट वाइज लिख देंगे। बस यही पॉइंट वाइज होना है। जैसे हेडिंग वहां डाली है, अब देखिए, नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए 4 हेडिंग हो गई थी, 5 हो गए, 5 ये हो गई, 6, अच्छा 5 वो हो चुकी है, ये 6 हेडिंग। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए। अब इधर और देखिए, 7वीं हेडिंग, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को है, यस सर, ठीक है। इधर देखो, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हेडिंग नंबर 8, ठीक है। विश्वास और प्रतिष्ठा 9। विश्वास किस बात का? कि यहां पर वो सुरक्षित है, उसे मार नहीं डाला जाएगा। अगर उस पर कोई अटैक करेगा तो भारतीय संविधान उसकी रक्षा करेगा। यही रीजन है कि आपको कोई परेशान करता है तो पुलिस FIR लॉन्च करती है और पुलिस उसे पकड़ती है, क्योंकि आप व्यक्ति अकेले नहीं है, आप समाज के नागरिक हैं, आप समाज की एक कह सकते हैं वैल्यू है, समाज का एक आवश्यक अंग है, तो आपकी प्रोटेक्शन समाज का दायित्व है। और देखिए, अवसर की समानता, अवसर की समानता 10वां पॉइंट, ठीक है ना। यस सर, अवसर की समानता 10वां पॉइंट। और आप देखिए, व्यक्ति की गरिमा, इसको कहते हैं 11वां पॉइंट। मतलब किसी भी व्यक्ति की इज्जत के साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, भले वो भिखारी हो, वो कोई भी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आप उसको बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करेंगे, मान सम्मान की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्र की एकता और अखंडता का रक्षक, 12, पॉइंट नंबर 12। समझ में आ रहा है? यस सर। और देखिए, बंधुता बढ़ाने के लिए
ब्रदरहुड है, इसको यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोलते हैं बेटा, यस सर। या फ्रेटर्निटी इसके लिए एक वर्ड है। Fraternity। तो आप ये 13 नंबर हो गया, ठीक है। यस सर। इतनी चीजें विशेषता। भारतीय संविधान गारंटी देता है। अब पहले हमको बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पूरी संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान क्यों बनाया गया है, किस उद्देश्य को पाने के लिए बनाया गया है, और ये संविधान भारत के नागरिकों की को किन किन बात की गारंटी देता है, यस सर। ये हमारा प्रस्तावना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं सबको? यस सर। आ रही है आ रही है। आपको? ये उपासना की स्वतंत्रता बता दीजिए। उपासना की स्वतंत्रता मतलब जैसे नवरात्र आ रही है या मुस्लिम्स का रमजान आता है, अब उनको रोजे रखने हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र है। अच्छा, व्रत उपासना आप मतलब धर्म से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो फॉलो कर सकते हैं। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। धर्म को स्वीकार करने की तो स्वतंत्रता है ही है, धर्म से रिलेटेड काम करने की भी आपको स्वतंत्रता होगी। यस सर। तो ये चीजें भारत के संविधान के द्वारा आपको दी जाती है। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। अब इस चीज के साथ देख लीजिए, जैसे भारत की प्रस्तावना की विशेषता क्या है कि हम भारत के लोग, मिल रहा है यस सर। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा प्रभुत्व संपन्न, पहले नंबर की हेडिंग पे हम भारत के लोग, तो ये तो ऑलरेडी है ना हाँ। कि ये इसके सोर्स हैं, यस सर, स्टार्टिंग है। ये इसके सोर्स हैं। संविधान को अपनाने वाले, बनाने वाले और अपने ऊपर लागू करने वाले, यही चीज डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र यही चीज तो है। लिखा है ना लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए, यस सर। तो लोकतंत्रात्मक बनाने का मतलब है कि भारत के ही लोग ये काम करेंगे। इसके पहले अंग्रेज करते थे, अब यहाँ पर वो चीज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर वो मिति मार्ग, शिव सप्तमी और संविक्रमी को हम आध्यात्मिक, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं, वो लैंग्वेज से तुम्हें मतलब नहीं है। शिक्षा के तौर पर हमें इन चीजों को इसमें फॉलो करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. तो ये हुआ भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब प्रस्तावना के उद्देश्य क्या बताने पड़ेंगे? यही है सर उद्देश्य। उद्देश्य यही है ना कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, यस सर। है ना। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि करना। उत्पादकता में वृद्धि करना मतलब लोगों के अंदर संविधान के प्रति आस्था बढ़ा करके यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए उनको प्रेरित करना है। किसके द्वारा? इस प्रस्तावना के द्वारा, कि प्रस्तावना पढ़ करके व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, उसे ये बात अंदाजा लग जाए कि भारत का संविधान उसके साथ खड़ा है। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा, जब कभी कोई बात नहीं होती है, तो एक जो जॉली एलएलबी की बात आई थी ना, उसमें जो जज लास्ट में अपना स्टेटमेंट देता है कि ये अंधेरे बंद कमरे जहां पर बैठने का मन नहीं करता लोगों का, हम यहाँ आते हैं, बैठे रहते हैं, लोगों का इंतजार करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि जब कभी भी कोई उसकी बात किसी व्यक्ति की नहीं सुनता है, तो वो व्यक्ति एक बात जरूर कहता है, आई विल सी यू इन अ कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। मतलब वहां भारत का संविधान मेरे साथ खड़ा होगा और संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के दम पर मैं अपने इस अधिकार को ले लूंगा। तो भारत के संविधान के अधिकारों में और चीजें क्या हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन भारत का संविधान कम से कम आपको इस बात की स्वतंत्रता देता है कि एक इंसान होने के नाते, और ये एक बात याद रखिएगा, जो फंडामेंटल बात है जिसे संविधान की आत्मा कही गई है,